हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 यानी कि जो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ उसके बारे में, या फिर आप यूँ कह लें कि सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था, इसी चैप्टर में हम लोग वो भी पढ़ेंगे कि सबसे पहला विदेशी आक्रमण कौन सा हुआ और फिर सिकंदर का आक्रमण कब होता है, कैसे होता है और भारत में किसके शासनकाल के टाइम पे होता है, जैसे कि मगध में किसका शासन चल रहा था, किस टाइम पे होता है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं फ्रेंड्स कि भारत पर जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ था, वैसे तो आमतौर पर जो आक्रमण प्रचलित है वो है सिकंदर का आक्रमण, लेकिन उसके पहले भी, सिकंदर के आक्रमण के पहले भी एक आक्रमण हुआ था फ्रेंड्स, और उस आक्रमण का नाम था भारत पे सबसे पहला ईरानी आक्रमण। ठीक है, यानी कि भारत पर अगर कोई विदेशी आक्रमण हुआ तो वो हुआ सबसे पहले ईरानियों का, और सेकेंड नंबर पे आता है यूनानियों का आक्रमण। जब किसने किया था? सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, भारत में पहला विदेशी आक्रमण था सिकंदर का आक्रमण। भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमणों में ईरानियों का आक्रमण हुआ। ठीक है, सबसे पहले ईरानियों का आक्रमण यहाँ पे हुआ था 558 ईसा पूर्व में। ईरान में हखमनी वंश की स्थापना हुई थी, जिसका संस्थापक जो था वो था साइरस द्वितीय। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा कि एक तो सबसे पहले आपको यही मिल जाएगा कि भारत पे सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था, ईरानियों ने किया था या फिर यूनानियों ने किया था। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत पे सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण है वो ईरानियों के द्वारा ही किया गया था। और कैसे हुआ था, क्यों होता है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, किस वंश की, ईरान में एक हखमनी वंश की स्थापना हुई थी, और उस हखमनी वंश का संस्थापक जो था वो था साइरस द्वितीय। यहाँ पे जब आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आपको ये भी मिलेगा कि किस वंश के शासक ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था, या फिर कौन से ईरान का कौन सा वंश था जिसने भारत पे आक्रमण किया। ठीक है, तो यहाँ पे हखमनी वंश। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद साइरस द्वितीय ने ईरान में 558 से लेकर 529 ईसा पूर्व तक यहाँ पे शासन किया था, और साइरस द्वितीय ही वह पहला ईरानी था जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका और भारत की सीमा से वो क्या हुआ था फ्रेंड्स कि वापस लौट गया था। देखिए फ्रेंड्स, जब ये साइरस द्वितीय जब गद्दी पे बैठता है तो क्या होता है, ये थोड़ा महत्वाकांक्षी स्वभाव का होता है, यानी कि वो चाहता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और इसी क्रम में ये सबसे पहले इसने आक्रमण करने की ठानी थी, और ये भारत की सीमा पे आके ये वापस लौट गया था। यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये पार्ट, ठीक है, ऐसे भारत जो देख रहे हो आप, ये जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पे, तो कोई भी आक्रमण अगर भारत में हुआ है विदेशी आक्रमण, तो इसी हिस्से से हुआ है फ्रेंड्स। ये जो उत्तर पश्चिम का हिस्सा है, इसी हिस्से से कोई भी आक्रमण हुआ है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी जल था, इस पार्ट में भी, इस हिस्से में भी और इस हिस्से में भी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अरब सागर, इधर हिंद महासागर, फिर इधर से क्या था, बंगाल की खाड़ी, तो इधर से किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने सबसे पहले भारत में इसी रास्ते से प्रवेश किया, यानी कि उत्तर पश्चिम के रास्ते से, क्योंकि ये एक स्थल मार्ग था। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो साइरस द्वितीय रहते हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने यहाँ उत्तर पश्चिम वाला जो हिस्सा होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे आके वो भारत की सीमा से लौट गए थे, लेकिन वो आक्रमण करने में सफल नहीं रहे थे। उसके बाद डेरियस प्रथम, साइरस द्वितीय के बाद जो शासक बनते हैं ईरान में वो हैं डेरियस प्रथम, जिन्हें दारा प्रथम के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, हखमनी वंश के ये दूसरे शासक थे जिसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था, यानी कि साइरस द्वितीय तो असफल रहे, लेकिन डेरियस प्रथम जो थे, जिन्हें दारा प्रथम के भी नाम से जाना जाता है, वो क्या रहे थे फ्रेंड्स, वो सफल रहे थे, भारत पे उन्होंने सफल आक्रमण किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है साइरस द्वितीय वाला, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है फ्रेंड्स कि भारत पे सबसे पहला ईरानी असफल आक्रमण किसने किया था, वो किया था साइरस द्वितीय ने, और सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम ने। डेरियस प्रथम ने 516 बीसी में भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत पर आक्रमण किया,
तथा पश्चिमी सीमा प्रांत के गांधार प्रदेश को जीतकर वहां पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है। डेरियस प्रथम भारत पर आक्रमण करने से पहले विभिन्न देशों के 19 राज्यों को जीत चुका था और गांधार को जीतकर उसने अपना विश्व विजयी प्रांत बनाया था। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है फ्रेंड, सबसे पहले तो कि डेरियस प्रथम ने भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत से इसने आक्रमण किया था और इसने जीता किसको था, गांधार को, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। इसके पहले क्योंकि जब ये ईरान से आगे बढ़ा तो विभिन्न देशों के इसने 19 राज्यों को ऑलरेडी ये जीत चुका था और जब ये गांधार को जैसे ही जीतता है उसे अपने विजयी प्रांत का ये 20वां राज्य बनाता है। ठीक है। यानी कि डेरियस प्रथम की जीत का गांधार जो था वो 20वां राज्य था। इसके बाद गांधार क्षेत्र जीतने के बाद उसे डेरियस दारा या फिर दाराए बाहु प्रथम को बहुत धन की प्राप्ति होती है। यहाँ पे मैंने तीनों नाम लिख दिया है। गांधार जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोने चांदी सबकी प्रचुर मात्रा उपलब्ध थी। तो जब ये डेरियस प्रथम कह ले या फिर दारा प्रथम या फिर इसका नाम था दड़ाए बाहु प्रथम भी इसका नाम था, तो तीनों नाम में से कोई भी अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों का तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है यहाँ पे। तो जब इसने गांधार प्रदेश को जीता था तो उसे वहाँ पे बहुत धन की प्राप्ति हुई और डेरियस प्रथम गांधार क्षेत्र से 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं राजस्व के रूप में ये प्राप्त किया करता था। ठीक है। जो एक बहुत ही बड़ी रकम थी और इस वजह से डेरियस प्रथम ने ये जो धन का जो लोभ था, कारण क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पे विदेशी आक्रमण का क्या कारण था, यही कारण था कि यहाँ पे सोने चांदी की यहाँ पे प्रचुर मात्रा थी और जो विदेशी आक्रमण थे इन राज्यों पे अधिकार करके बस यहाँ के धन को लूटना चाहते थे यहाँ से। और फिर डेरियस प्रथम ने कुल 23 प्रांतों पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि उसने कुल 23 राज्यों पे विजय प्राप्त की, जिसमें गांधार जो था वो 20वां राज्य था। 360 टैलेंट यहाँ से स्वर्ण मुद्राएं उसने प्राप्त की थी राजस्व के रूप में। ये कुछ पॉइंट थे। अब हमें ये देखना है कि ईरानी आक्रमण का आखिर प्रभाव क्या पड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि ईरानी आक्रमण का भारत पे आखिर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए फ्रेंड्स, ईरानी आक्रमण का भारत में सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा फ्रेंड्स वो था कला और व्यापार पे। और यहाँ पे क्या क्या होता है कि ईरान में एक आरमाइक लिपि होती है। ठीक है। ईरान की एक आरमाइक लिपि है जिससे भारत में एक नई लिपि खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। ठीक है। और उस समय भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रचार प्रसार था। यहाँ पे हुआ नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे था होगा। ठीक है। भारत में जब ईरानी आक्रमण हुआ था उस समय भारत में ब्राह्मी लिपि चल रही थी, लेकिन जैसे ही ईरान का आक्रमण होता है और ईरान के प्रभाव से भारत में एक नई लिपि का विकास होता है, वो है खरोष्ठी लिपि। अशोक के बारे में जब आप पढ़ोगे तो अशोक के अभिलेख आपको खरोष्ठी लिपि में देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों का प्रचार प्रसार हुआ, जैसे अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार तथा स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति इत्यादि। आप देखोगे जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जब मौर्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो रक्षक थे, अंगरक्षक थे, वो स्त्रियाँ ही हुआ करती थी। अब ये तो भारत पे ईरानी आक्रमण के बारे में कुछ बातें। अब हम लोग भारत पर यूनानी आक्रमण यानी कि सिकंदर के आक्रमण के बारे में देखेंगे। ठीक है। सिकंदर जो था फ्रेंड्स वो यूनान का था, जिसे ग्रीक भी कहते हैं, यूनान को इंग्लिश में ग्रीक भी कहते हैं। तो ये सिकंदर ग्रीक का कह ले या फिर यूनान का था। और दूसरा जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ वो सिकंदर का ही आक्रमण हुआ था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या हुआ था। देखिए, सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था तथा वह अरस्तु का शिष्य था। ठीक है। 329 बीसी में फिलिप द्वितीय की, देखिए यहाँ पे सिकंदर मकदूनिया में क्या हुआ था, मकदूनिया एक यूनान का एक राज्य है फ्रेंड्स। वहाँ पे क्या हुआ था कि फिलिप द्वितीय जो सिकंदर के पिता थे वो शासक बने थे, लेकिन आगे चल के क्या होता है कि 329 बीसी में फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद सिकंदर मात्र 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गया था। मात्र 20 वर्ष की आयु में, ये आप आयु भी याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
सिकंदर क्या था? सिकंदर एक महत्वाकांक्षी शासक था। गद्दी पर बैठने के साथ ही उसने विश्व विजय करने की सोची तथा बहुत हद तक वह सफल भी इसमें रहा था, क्योंकि इसने बहुत सारे प्रदेश को जीत लिया था। आप देखेंगे तो इस सिकंदर ने एशिया माइनर में तुर्की, ईरान एवं इराक जो है फ्रेंड्स, वहाँ पे और फिर बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद, इसने 326 ईस्वी में अपने विश्व विजय की जो उसकी नीति थी उसी के अनुसार इसने 326 ईसा पूर्व में का क्या खैबर दर्रा पार करते हुए ये भारत पहुंचा था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व या आप 326 बीसी भी कह सकते हैं। 326 बीसी में आपसे पूछा जाए कि कौन सा दर्रा, तो ये खैबर दर्रा पार करते हुए सिकंदर भारत पहुंचा था। तुर्की, ईरान, इराक सब पे इसने विजय प्राप्त कर लिया था पहले ही। ठीक है, सबसे पहले सिकंदर ने भारत के पश्चिमी प्रांतों पर आक्रमण करके उन पर विजय प्राप्त की और पश्चिम में ही तक्षशिला में सिकंदर के आक्रमण के समय राजा आम्भी, यहाँ पे पहले आप एक पॉइंट समझ लो दोस्तों कि पश्चिमी प्रांत कहने का क्या मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है, अफगानिस्तान, ये सब जो क्षेत्र है वहाँ पे सिकंदर ने सबसे पहले विजय प्राप्त कर ली। बाद में पश्चिम में ही आगे जब आगे बढ़ता है वो, तो तक्षशिला में, ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय राजा आम्भी शासन कर रहा था। उसने बिना युद्ध के ही सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं, ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? बताइए, किसने आमंत्रित किया था? तो ऐसा माना जाता है कि सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आम्भी ने ही आमंत्रित किया था। और कहीं कहीं ये लिख दिया गया है कि आम्भी एक गद्दार शासक था, क्योंकि इसने सिकंदर को आमंत्रित किया था। ठीक है, तो इसने आमंत्रित तो कर लिया, लेकिन सिकंदर ने सबसे पहले क्या किया कि तक्षशिला पे इसने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो आम्भी ने क्या किया कि वहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि आम्भी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो सिकंदर का आमना सामना कर सके, सिकंदर का सामना कर सके। और इसने बुलाया भी था, तो इसने आत्मसमर्पण कर दिया। तक्षशिला पर अधिकार करने के बाद सिकंदर पंजाब प्रांत की ओर बढ़ा, जहाँ का राजा पोरस था। और राजा पोरस का शासन चिनाब नदी से लेकर झेलम नदी तक था। ठीक है, यहाँ पे राजा पोरस का आप शासन के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो वो चिनाब नदी से लेकर झेलम नदी के बीच में इनका शासन चल रहा था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सिकंदर और पोरस का जो युद्ध है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, और आपने इसका नाम भी सुना होगा। चलिए आगे देखते हैं कि किसके बीच में, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको क्या नाम देते हैं हम लोग। देखिए, सिकंदर के पंजाब पर आक्रमण करने से पहले ही पोरस ने क्या किया था, युद्ध की सभी तैयारियां कर ली थी तथा अपनी सेना के साथ ये झेलम नदी के तट पे आ गया था। पोरस जो था फ्रेंड्स, वो एक बहुत ही बहादुर राजा था, बहुत ही बहादुर शासक था। वो आम्भी की तरह कायर नहीं था, और उसने आत्मसमर्पण करने की बजाय उसने क्या ठानी थी कि नहीं, वो सिकंदर से युद्ध लड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे झेलम नदी के तट पर ही सिकंदर तथा पोरस का आमना सामना होता है। और जब जैसे ही आमना सामना होता है, वहाँ पे बहुत ही एक भयंकर युद्ध हुआ। किसके बीच में? सिकंदर और पोरस के बीच में, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। पोरस लड़ा तो बहुत बहादुरी के साथ था फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया यहाँ पे। लेकिन बाद में सिकंदर ने पोरस के साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का बाद में जाके सहयोगी बन जाता है। और इस युद्ध को, जो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ झेलम नदी के तट पे, उस युद्ध को झेलम का युद्ध, हाइडेस्पिस का युद्ध और वितस्ता का युद्ध, ये तीनों नाम में से कोई एक नाम दिया जाता है, या फिर आप तीनों में से कोई एक नाम आपके एग्जाम में आएगा, तो ये आप तीनों नाम याद रखें ताकि आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, झेलम का युद्ध, हाइडेस्पिस का युद्ध और वितस्ता का युद्ध। हाइडेस्पिस क्या है फ्रेंड्स? झेलम तो आप समझ रहे हो कि झेलम नदी के तट पे हुआ। हाइडेस्पिस यूनान में झेलम नदी को हाइडेस्पिस के नाम से जाना जाता था, इसलिए वहाँ के जो इतिहासकार थे, सिकंदर के साथ जो इतिहासकार आए थे, उन्होंने झेलम नदी को हाइडेस्पिस नाम दिया है। वितस्ता, अगर आप ऋग वैदिक काल में जो वैदिक काल आप पढ़ रहे थे उस टाइम झेलम का अगर आप पुराना नाम देखेंगे तो झेलम नदी का जो पुराना नाम था वो वितस्ता ही था, इसलिए इसे वितस्ता के युद्ध के भी नाम से जानते हैं।
यहाँ पे क्या हुआ था, पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर की सेना को आगे बढ़ने के लिए व्यास नदी को पार करना था, लेकिन सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। इसका दो कारण था फ्रेंड्स, एक तो सिकंदर की सेना जो है वो लगातार युद्ध में ही थी, लगातार युद्ध करती आ रही थी, जिसकी वजह से वो थक गई थी, और दूसरी वजह ये थी कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था उस टाइम पे मगध में, ठीक है, उस टाइम पे मगध में नंद वंश का शासन चल रहा था। कौन से वंश का? उस टाइम मगध में नंद वंश का शासन चल रहा था, और जैसे ही नंद वंश का शासन चल रहा था तो महापद्मनंद के बारे में आप पढ़े या फिर धनानंद के बारे में पढ़े, उन लोगों के पास एक बहुत ही बड़ी और विशाल सेना थी, और उनके शक्तिशाली शासन का जो बोलबाला था, उनका जो प्रचलन था वो बहुत दूर दूर तक था। तो जैसे ही सिकंदर की सेना को पता चला कि एक बहुत ही विशाल सेना है मगध के शासक धनानंद के पास, एक तो वैसे ही उनकी हिम्मत टूट चुकी थी क्योंकि वो लगातार युद्ध लड़ते आ रहे थे, और फिर व्यास नदी को, एक नदी को भी यहाँ पे पार करना था, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया आगे बढ़ने से। सिकंदर भारत में लगभग 326 से 325 ईसा पूर्व तक रहा था, और 325 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना जो है फ्रेंड्स वो वापस लौटने लगी थी, और वापस लौटते समय सिकंदर ने अपनी सेना को कितने भागों में, 2 भागों में बांट दिया था। सेना की एक टुकड़ी को जल मार्ग से तथा दूसरी टुकड़ी को उसने स्थल मार्ग से लौटने का आदेश दिया। अब यहाँ पे क्या है, सिकंदर का थल सेनापति जो था फ्रेंड्स वो था सेलुकस निकेटर। ये पॉइंट पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि सिकंदर का थल सेनापति जो था वो था सेलुकस निकेटर, और जल सेनापति कौन था फ्रेंड्स, ये देखिए निर्याकस। थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति जो था वो था निर्याकस, जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो निर्याकस। लेकिन क्या हुआ, सिकंदर ने भारत से लौटते समय सेल्यूकस निकेटर को तक्षशिला का शासक बनाया, और थल सेना का नेतृत्व उसने खुद किया। जब यहाँ से सेना लौट रही थी तो सेना को इसने 2 भाग में बांट दिया था, थल सेना और जल सेना। तो जल सेना का तो जो सेनापति था निर्याकस वो मौजूद था, लेकिन थल सेना की बात करें तो सेल्यूकस निकेटर को इसने क्या किया था, सेल्यूकस निकेटर को इसने तक्षशिला का शासक बना दिया था, ठीक है, और स्वयं ये थल सेना का नेतृत्व करने लगा था। वापस लौटते समय मात्र 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। 20 वर्ष के शासन काल में ये गद्दी पे बैठता है, 20 वर्ष की आयु में, और इतना ही दिन में इसने लगभग हर जगह पे विजय प्राप्त की थी। और 33 वर्ष की आयु में जब भारत से ये लौट रहा था तभी बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु भी हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि बेबीलोन में ही सिकंदर का जन्म भी हुआ था और मृत्यु भी उसकी बेबीलोन में ही हो गई, ठीक है। यूनानी आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा, जैसे हम लोगों ने ईरानी आक्रमण के प्रभाव को देखा वैसे ही हम लोग यूनानी आक्रमण के भी प्रभाव के बारे में देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सिकंदर ने लौटने से पूर्व भारत में 2 शहर बसाए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है सिकंदरिया और दूसरे का नाम है बौकेफला, ठीक है, जिसे बुकेफाल के भी नाम से जाना जाता है। ये जो आप बौकेफला देख रहे हो फ्रेंड्स, इसे बुकेफाल किस नाम से जाना जाता है, बुकेफाल। तो आपके एग्जाम में जो भी आए आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देंगे, ठीक है। सिकंदरिया शहर सिकंदर के नाम पे बसाया गया, और बौकेफला जो था शहर उसने अपने घोड़े के नाम पे बसाया था जो कि झेलम नदी के तट पे था। और ये जो घोड़ा था, ये जो आप देख रहे हैं बौकेफला जो घोड़ा था फ्रेंड्स, वो बहुत ही प्रिय घोड़ा था सिकंदर का, और उसकी मृत्यु जो हुई थी वो पोरस के साथ युद्ध करते समय ही हो गई थी, ठीक है। तो इसने अपने घोड़े के नाम पे भी बौकेफला नामक एक शहर बसा दिया। और यहाँ पे यूनानी आक्रमण के पश्चात कला के क्षेत्र में एक नई कला का विकास हुआ जिसे गंधार कला कहते हैं। कला के क्षेत्र में भी एक तो शहर भी बसाया, फिर कला के क्षेत्र में भी यहाँ पे कला का विकास होता है, एक नई कला जिसे गंधार कला कहा जाता है, ठीक है। और तथा इस कला में बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण भी किया गया है। सिकंदर के साथ कुछ इतिहासकार भी भारत आए थे जिन्होंने तिथियों का वर्णन बहुत अच्छे से किया है, जिससे क्या होता है, जिससे आगे की तिथियों को जानने में भी मदद मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो सिकंदर के साथ इतिहासकार आए थे उन्होंने जो भी सिकंदर के बारे में बातें लिखी, या फिर जो भारत में जो राजवंश, जिस भी राजवंश का जहाँ पे भी शासन चल रहा था, तो उन्होंने डेट
डेट एकदम उन्होंने सही सही दिया है, जिससे क्या होता है आगे जो मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, इन सब के बारे में जानने में भी बहुत ही आसानी होती है कि उन लोगों का शासन कब से कब तक रहा होगा या फिर कब से कब तक उन्होंने अपना काम किया होगा। ठीक है। यूनान के साथ भारत के व्यापार की भी शुरुआत हुई और सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर नंद वंश का शासन चल रहा था। और शासक कौन थे फ्रेंड्स? शासक जो थे वो धनानंद थे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कि सिकंदर के द्वारा बसाए गए शहर के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे सिकंदरिया, ये सिकंदर ने अपने खुद के नाम पे बसाया था और ये जो शहर है ये काबुल में पड़ता है। बौकेफला या फिर बुकेफाल, ये झेलम नदी के तट पे है। और ये जो आप देख रहे हो ये निकाया शहर है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ अलग से, आप नोट कर लो। ये थोड़ा गलत है फ्रेंड्स, ये पॉइंट निकालना नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे जो होगा वो होगा निकाया। ठीक है। यहाँ पे एक और शहर बसाया था, निकाया शहर, निकाया। ठीक है। यहाँ पे निकाया शहर उसने बसाया था। और सिकंदर के साथ आने वाले कुछ इतिहासकार भी थे, उनके नाम हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो नाम थे एरियन, एरिस्टोबुलस, एनासीक्रिटस इत्यादि। ठीक है। यहाँ पे कुछ इतिहासकार आए थे सिकंदर के साथ, एरियन, एरिस्टोबुलस, एनासीक्रिटस इत्यादि। ठीक है। ये सब कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने बाय डेट बहुत अच्छे से वर्णन किया है भारत का कि किसका शासन चल रहा था, कैसे क्या था, वहाँ पे भारत की स्थिति क्या थी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था और अरस्तु के गुरु जो थे वो प्लूटो थे और प्लूटो के गुरु जो थे सुकरात थे। वैसे ही एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया है क्योंकि ये सब बहुत फेमस जानकारियां हैं। अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप जान लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। तो ये थी सिकंदर का आक्रमण और ईरानियों के आक्रमण से जुड़ी कुछ बातें। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप मेंस लिखने जाओगे तभी आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री में से शायद कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तब इसको आपको पूरे डिटेल के साथ पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री में आपको इतना से आराम से काम चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ, अगली वीडियो के साथ। आगे फिर हम लोग मौर्य काल के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपका अभी मगध का उत्कर्ष हो गया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ये वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ये सब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एकदम सीक्वेंस में डाले गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। वैसे प्रीवियस वीडियो लिंक जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे मैंने आपको सिकंदर का आक्रमण और ईरानी आक्रमण जो था उसके बारे में बताया। अब आगे जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, वो आता है किसके लिए? वो आता है मौर्य साम्राज्य का चैप्टर, जो एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से आप कोई भी एग्ज़ाम देखोगे वहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।